सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आप सभी का हर घर पाठशाला की आज की भूगोल की इस कक्षा में। 12वीं कक्षा की पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत की जो भू संसाधन तथा कृषि का अध्ययन हम कर रहे हैं। और इस पाठ के अंतर्गत आप जानोगे भारत के भू संसाधनों के बारे में और भारत की कृषि के बारे में, किस प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कितनी मात्रा में उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती हैं और भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं। ऐसे ही कुछ एक प्रश्नों का उत्तर आप इस पाठ के अंतर्गत प्राप्त करोगे। इस पाठ में अब तक आपने जाना भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण यानी लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया, कि भारत में जो कुल भूमि है उस भूमि का हम किस किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, कितने भाग पर वन है, कितने भाग पर कृषि की जा रही है, कितने भाग पर चरागाहें हैं, कितनी बंजर हैं इत्यादि। ये चीज़ें आपने अभी तक इस पाठ में जानी होगी। दूसरी जो चीज़ आपने जानी होगी वो है कि भारत में भू उपयोग में आया परिवर्तन, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, विशेषतः आज़ादी के बाद कि भारत के जो भूमि है उसके उपयोग में क्या परिवर्तन आया है। क्या वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें क्या परिवर्तन आया है, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में आ, आज़ादी से लेकर और आज तक क्या परिवर्तन आया है इत्यादि। इन चीज़ों के बारे में आपने अभी तक इस पाठ में जाना है। इसके अतिरिक्त साझा संपत्ति संसाधनों के बारे में, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये होते क्या हैं, क्या इनका महत्व है, इसके बारे में आपने अभी तक जाना। और भारत में कृषि भू उपयोग, एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया, के भारत में जो कृषि भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके बारे में आपने अभी तक जाना होगा। आज हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे भारत में फसल ऋतुएं, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं और भारत में कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है। इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फसल ऋतु होती क्या है और भारत में कौन कौन सी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। तो फसल ऋतु किसे कहते हैं, व्हाट इज अ क्रॉपिंग सीजन। फसल ऋतु की अगर हम बात करें, या शस्य ऋतु भी इसे कहा जाता है, क्रॉपिंग सीजन भी इसे कहते हैं। उस समय काल को कहते हैं जिसमें एक फसल जो है वो बुआई से लेकर और कटाई तक पककर तैयार होती है, उसे हम एक फसल ऋतु कहते हैं। अगर भारत में फसल ऋतुओं की बात करें तो भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। आधा भाग भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आधा भाग जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण से भारत में फसल ऋतुओं में विभिन्नताओं को भी हम दो भारत के प्रमुख भागों के संदर्भ में पढ़ते हैं। पहला है देश के उत्तरी और आंतरिक भागों की फसल ऋतुएं, वो भिन्न है, और दक्षिणी भागों की जो फसल ऋतु हैं वो भिन्न है। वास्तव में दक्षिणी भागों में जो भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो भारत का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल ऋतु है, अर्थात पूरा वर्ष भर आप एक ही फसल को 2 से 3 बार बो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पूरा वर्ष भर एक जैसा जो जलवायु वो रहती है। और जहाँ तक उत्तरी और आंतरिक भागों की बात करें तो वहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के इन उत्तरी और आंतरिक भागों में फसल ऋतुओं में भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, तो देश के उत्तरी और आंतरिक भागों की बात करें पहले, तो यहाँ पर 3 प्रमुख फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ,
नंबर 2 रबी और नंबर 3 जायद। खरीफ क्या है? खरीफ फसल ऋतु जो अभी ऋतु खत्म हुई, इसे हम खरीफ की फसल ऋतु कहते हैं। ये फसल ऋतु जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के आने के साथ शुरू होती है और इसकी अवधि यानी कि मई जून में ये प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर तक यह ऋतु रहती है। तो आपने देखा, जो खरीफ की ऋतु है, ये वर्षा ऋतु जो है उसे ही खरीफ की ऋतु वास्तव में कहा जाता है। इस ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें जो है वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल इत्यादि फसलें खरीफ जो है ऋतु में बोई जाती हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो इस ऋतु में हम उन उष्णकटिबंधीय फसलों को जिन्हें अधिक तापमान व नमी की आवश्यकता होती है, उन्हें इस ऋतु में जो है वो बोया जाता है। फिर आता है रबी। दूसरी जो फसल ऋतु उत्तरी और आंतरिक भागों में पाई जाती है वो है रबी। ये फसल मौसम जो है वो जो अब आरंभ हो रहा है, यानी कि शीत ऋतु के अनुरूप होता है। जो खरीफ के बाद मौसम आता है उसे हम रबी का मौसम कहते हैं और इसकी अवधि अक्टूबर नवंबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक होती है। ये जैसा कि हमने जाना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का मौसम है। इस ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती हैं जिन्हें कम तापमान और कम नमी की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों इत्यादि इस ऋतु में बोई जाती है। यूं तो वास्तव में दो ही प्रमुख ऋतुएं जो हैं वो देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर एक तीसरी फसल भी ली जाती है साल में, यानी तीसरा एक मौसम भी पाया जाता है जिसे हम जायद कहते हैं। ये एक छोटा ग्रीष्मकालीन शस्य मौसम है और रबी की कटाई के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है और खरीफ के आरंभ तक ये मौसम चलता है और इसकी जो अवधि है वो मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक रहती है। इस ऋतु में जो प्रमुख फसलें बोई जाती हैं उनमें जैसे चावल, मक्का, मूंगफली, सूर्यमुखी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां इत्यादि इस ऋतु में यानी जायद के मौसम में बोई जाती हैं। ये बहुत ही छोटा एक शस्य मौसम होता है, इसलिए इस मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वो उन्नत किस्म के बीजों की सहायता से पैदा की जाती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। और इस मौसम की जो विशेषताएं हैं कि अल्पकालिक शस्य मौसम है और कम अवधि में पैदा होने वाली फसलें हम इसमें बोते हैं, तथा सबसे बड़ी जो विशेषता है इस मौसम की, इस ऋतु की, जायद जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि इसके अंतर्गत केवल उन्हीं क्षेत्रों में फसलें पैदा की जाती हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो वहीं पर जायद की फसलें जो है वो बोई जाती हैं। तो ये थे तीन प्रकार के प्रमुख जो है वो शस्य मौसम उत्तरी भारत के, खरीफ, रबी और जायद। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत के शस्य मौसम की। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, दक्षिणी भारत में कोई पृथक फसल ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु रहती है। वहाँ पर जलवायु में पूरे साल भर में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए दक्षिणी भारत में एक ही प्रकार का शस्य मौसम है और उष्णकटिबंधीय फसलें दक्षिणी भारत के राज्यों में पूरा वर्ष भर बोई जा सकती है। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर पूरा साल भर तापमान जो है वो उच्च रहता है, केवल पानी की आवश्यकता होती है और जहाँ कहीं भी यह आवश्यकता पूरी हो जाती है, चाहे वो सिंचाई के साधनों की सहायता से हो चाहे अन्य साधनों से हो, तो वहाँ पर दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र है वहाँ पर एक कृषि वर्ष में एक ही फसल जो है वो 3 बार उगाई जा सकती है। आप चावल 3 बार उगा सकते हो, मक्का 3 बार उगा सकते हो, जो भी आपकी उष्णकटिबंधीय फसलें हैं उनको आप 3 फसलें साल में प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि ऋतुएं हैं।
खरीफ की फसल जो है वो जून से सितंबर तक, और इसके अंतर्गत उत्तरी भारतीय राज्यों में चावल, कपास, बाजरा, मक्का इत्यादि बोए जाते हैं। दक्षिणी भारतीय राज्यों में चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली इत्यादि बोए जाते हैं। रबी की ऋतु अक्टूबर से मार्च तक है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ जैसी फसलें जो है वो उत्तरी भारतीय राज्यों में बोई जाती है, जबकि चावल, मक्का, रागी, मूंगफली दक्षिणी भारतीय राज्यों में बोई जाती है। जायद की ऋतु अप्रैल से लेकर जून तक होती है, और उत्तरी भारतीय राज्यों में विशेषतः इसमें वनस्पति, सब्जियां, फल और चारा फसलें पैदा की जाती हैं, और दक्षिणी राज्यों में इसमें चावल, सब्जियां और चारा फसलें जो है वो पैदा की जाती हैं। तो ये था भारत की फसल ऋतुएं। अब बात करते हैं भारत में कृषि के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर भारत में कृषि के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग, और दूसरा है वर्षा निर्भर, यानी जिसे हम बारानी कृषि भी कहते हैं, रेन फेड और बारानी फार्मिंग के नाम से भी हम जिसको जान। अब बात करते हैं एक एक करके इन दोनों के बारे में कि ये क्या है, किस प्रकार की कृषि है। सबसे पहले बात करते हैं सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग। वह कृषि जो सिंचाई के साधनों की सहायता से की जाती है, और उसे हम जो है सिंचित कृषि कहते हैं या इरिगेटेड फार्मिंग कहते हैं। और इसके फिर आगे दो प्रमुख प्रकार है। एक है रक्षित सिंचाई की कृषि, प्रोटेक्टिव इरिगेटेड फार्मिंग, और दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि, प्रोडक्टिव इरिगेटेड फार्मिंग। जैसा कि इनसे नाम से ही स्पष्ट है, सिंचित कृषि, रक्षित सिंचित कृषि जो कृषि की रक्षा के लिए की जाती है, और दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि, जिस कृषि से सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहाँ तक रक्षित सिंचाई कृषि की बात है, तो ये वह कृषि है जिसमें आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए हम कृषि करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम उत्पादक सिंचाई कृषि की बात करें, तो इसमें जो है प्रति इकाई जल निवेश की मात्रा अधिक होती है, और अब दोनों के ही उद्देश्य अलग हैं। अगर हम रक्षित सिंचाई कृषि की बात करें, तो उसका उद्देश्य होता है अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त उपलब्ध जो है आर्द्रता उपलब्ध करवाना। इसका अर्थ यह है कि जल की अत्यधिक कमी होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए, जिससे फसल बच सके, तो हम उतनी सिंचाई की व्यवस्था करते हैं ताकि फसल को बचाया जा सके। दूसरी तरफ उत्पादक सिंचाई कृषि के अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है वो होता है फसल ऋतु के दौरान पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध करवाना, जल उपलब्ध करवाना, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त किया जा सके। तो ये था सिंचित कृषि। भारत में जो दूसरे प्रकार की कृषि की जाती है वो है वर्षा निर्भर कृषि या वर्षा निर्भर बारानी कृषि, रेनफेड बारानी फार्मिंग के नाम से हम उसे जानते हैं। और ये होती क्या है कि वह कृषि जो फसलों के लिए जल प्राप्त करने के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उस कृषि को वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। जो कृषि जल की प्राप्ति के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर करती है, इसे हम वर्षा पोषित भी कहते हैं, इसे हम वर्षाधीन कृषि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वर्षा निर्भर कृषि है, इसके आगे फिर दो प्रमुख प्रकार है। शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग, और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि यानी वेटलैंड फार्मिंग। वर्षा निर्भर जो बारानी कृषि के दो प्रमुख प्रकारों की अगर हम तुलना करें, तो शुष्क भूमि कृषि क्या होती है? शुष्क भूमि कृषि कहते हैं उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, उसे कहते हैं शुष्क भूमि कृषि। और जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि या वेटलैंड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। शुष्क भूमि कृषि में हम ऐसी फसलें पैदा करते हैं जो शुष्कता को सहन करने में सक्षम होती है, जैसे
दालें होती हैं, ज्वार होता है, बाजरा होती हैं, या चारे की जो फसलें होती हैं वो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। शुष्क भूमि कृषि में हम आर्द्रता के संरक्षण का, यानी जल के संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की विधियों का प्रयोग करते हैं, वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, और इन विधियों के द्वारा हम जल की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं या सूखे के प्रकोप को कम करने का प्रयास करते हैं। भारत का अधिकतर भाग जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है। लगभग एक तिहाई भाग भारत का वो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्द्र भूमि कृषि की, तो इसके अंतर्गत, आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा ऋतु में इस प्रकार की कृषि में पौधों को जो है वो जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत इन क्षेत्रों में बाढ़ और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। और आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत उन फसलों को बोया जाता है जैसे चावल है, जूट है, गन्ना है, कौन सी फसलें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये था शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, वर्षा निर्भर कृषि के दो प्रमुख प्रकार। भारत की अगर हम बात करें इस मानचित्र की सहायता से, तो कुछ एक तथ्य भारत की कृषि के बारे में जो निकल कर आते हैं। तो भारत की ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन, ये भारत का शुष्क भूमि कृषि जो है वो कृषि क्षेत्र है। और देश के कुल 718 जिले हैं वर्तमान समय में देश में। इनमें से 128 जिले जो है वो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के रूप में जो है वो चिन्हित किए गए हैं। इनमें से भी 91 जिले वो प्रमुख शुष्क कृषि क्षेत्र हैं जो इस भारत के इस आंतरिक क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में जो हो वो स्थित हैं। और बाकी के जो ज़िले हैं 128 में से बाकी के जो ज़िले हैं वो आपके मध्य राजस्थान और गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है यहाँ पर, तथा पश्चिमी घाट के जो वर्षा छाया क्षेत्र है यहाँ पर पड़ने वाले ज़िले जो है वो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश के कुल 143 मिलियन हेक्टेयर बुआई योग्य क्षेत्र में से, यानी कि जिस पर बुआई की जा सकती है हमारे देश में, वो कुल क्षेत्रफल है 143 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से लगभग 108 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है, यानी कि लगभग 75%, वह वर्षा पर निर्भर करता है कृषि के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश की कृषि जो है कितनी बड़ी मात्रा में वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये था भारत के कृषि के प्रकार। और अब बात करते हैं कुछ एक शुष्क भूमि कृषि की शुष्क भूमि कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि आज भी वर्षा के अधीन है और हमारे देश में जो शुद्ध फसलगत क्षेत्र है उसका केवल 40 से 45% क्षेत्र ही सिंचाई की सुविधा से युक्त है। इन्हीं बातों से स्पष्ट होता है कि हमारा देश कृषि के लिए वर्षा पर कितना निर्भर करता है। भारतीय शुष्क भूमि कृषि की कुछ समस्याएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मृदा अपरदन, दूसरा अपर्याप्त तथा परिवर्तनशील वर्षा, और तीसरा है आर्थिक संसाधनों का अभाव। सबसे पहले बात करते हैं मृदा अपरदन। शुष्क भूमि कृषि की सबसे प्रमुख समस्या है वो है मृदा अपरदन। अत्यधिक शुष्कता की लंबी अवधि के कारण और पशुओं की अनियंत्रित चराई के कारण वनस्पति के नष्ट हो जाने से मृदा अपरदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या इन क्षेत्रों की है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की जो ऊपरी ह्यूमस युक्त उपजाऊ मिट्टी है उसकी परत नष्ट होती चली जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति
कम होती जा रही है लगातार, और उत्पादन जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये पहली प्रमुख समस्या है। उसके बाद दूसरी प्रमुख समस्या है अपर्याप्त तथा परिवर्तनशील वर्षा का होना। इन क्षेत्रों में, यानी शुष्क भूमि क्षेत्रों में, वर्षा का जल ही एकमात्र स्रोत होता है कृषि के लिए, और वर्षा जो है वो अपर्याप्त होती है, बहुत ही परिवर्तनशील होती है, इसमें निरंतरता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप शुष्क भूमि कृषि में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उपाय के तौर पर वर्षा जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन जो है वो किए जा रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तीसरा है आर्थिक संसाधनों का अभाव। शुष्क भूमि कृषक जो है वो निर्धन किसान है, उनके पास जल की कमी है, धन की कमी है, दोनों की ही कमी के कारण वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने में जो है वो सक्षम नहीं रहते हैं। इसलिए वो कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं, लेकिन चरागाहें कम हो गई हैं, जिसके कारण पशुपालन करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही कारणों से, कृषि के भी अत्यधिक पिछड़े होने के कारण तथा पशुपालन के भी अत्यधिक पिछड़े होने के कारण, जो शुष्क भूमि कृषक है वो अत्यधिक निर्धन जो है वो होता चला जा रहा है। शुष्क भूमि कृषक की समस्याओं के समाधान क्या है? और ऐसा नहीं है कि शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। लगातार देश की सरकार ने शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जिनका उद्देश्य रहा है कि शुष्क भूमि कृषि की और कृषक की दशा को सुधारना। उसके लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें कुछ एक उपाय हैं, जैसे शीघ्र पकने वाली फसलें उगाना, नवीन जो यानी नई शुष्क कृषि तकनीकों को अपनाना, मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए उपाय करना, और जीव जंतु आधारित क्रियाकलाप शुरू करना। ये कुछ एक ऐसे उपाय हैं जिनसे शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए कुछ एक सरकार ने कार्यक्रम भी चलाए हैं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और काम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम। ऐसे अनेकों कार्यक्रम इन क्षेत्रों में, यानी शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जिससे जो किसान हैं उनकी दशा सुधरे। और इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में किस प्रकार से कृषि की जाए, कौन सी फसलें उगाई जाए, किन फसलों को उगाकर उत्पादन प्राप्त किया जाए, इन सब के अध्ययन के लिए सरकार ने जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन पर अध्ययन करने के लिए हैदराबाद के पाटनचेरू में एक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है स्थापित किया है। और जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनके अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में एक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से अनेक प्रयास जो है शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं। ये था आज का विषय, भारत की फसल ऋतुएं और भारत में कृषि के प्रकार। धन्यवाद।